हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज का जो सेशन है वो है करंट अफेयर्स का सेशन ये है, जहां हम लोग आज डिस्कस करेंगे 2 दिन के करंट अफेयर्स, यानी कि 13 फरवरी और 14 फरवरी 2 दिन के करंट अफेयर्स हम लोग कंबाइन करके यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो स्कीम को लेकर है। ठीक है, स्कीम। और ये जो स्कीम है वो है स्माइल स्कीम। इस स्कीम का नाम क्या है? स्माइल। स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड इंटरप्राइज। और ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च की गई है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ये स्कीम जो है लॉन्च की गई है। तो क्या है ये स्कीम में देख लेते हैं। स्माइल जो स्कीम है ये सेंटर सेक्टर स्कीम है, ठीक है, जो कि डिजाइन किया गया है टू प्रोवाइड वेलफेयर और रिहेबिटेशन प्रोवाइड करने के लिए किसको? टू ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। ठीक है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को वेलफेयर और रिहेबिटेशन प्रोवाइड करने के लिए स्कीम है। एंड पीपुल इंगेज्ड इन एक्ट ऑफ बेगिंग, और वैसे लोग जो बेगिंग यानी भीख मांगने के काम में लगे हैं, वैसे लोगों के लिए स्कीम है। ठीक है, और ये जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा फ्रॉम 2021 टू 22 से लेकर 2025 से 26 तक के लिए। ठीक है, इसके साथ 2 सब स्कीम्स यानी और स्कीम जुड़े हैं ऑफ स्माइल स्कीम के साथ। पहला है कि सेंटर सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिटेशन फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स। ठीक है, सेंटर सेक्टर स्कीम है ये जिसमें रिहेबिटेशन किया जाएगा और वेलफेयर पर काम किया जाएगा ट्रांसजेंडर पीपुल के लिए। इसमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट का काम होगा एंड लिवलीहुड को डेवलप किया जाएगा इसके अंदर अंडर पीएम दक्ष, जो कि स्कीम है मार्जिनलाइज्ड पर्संस के लिए। और साथ ही साथ हाउसिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएगी इन द फॉर्म ऑफ गरिमा गृह के रूप में, टू प्रोवाइड फूड, क्लोथिंग, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, स्किल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। साथ ही साथ सेटअप किया जाएगा ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन भी इन ईच स्टेट टू मॉनिटर केसेस ऑफ ऑफेंसेस, जिन इनके साथ ऑफेंसेस यानी गलत जो बर्ताव किया जाता है तो उनके प्रोटेक्शन पर भी काम किया जाएगा, और हर एक स्टेट में मॉनिटर किया जाएगा और हर एक केसेस को। ठीक है, नेक्स्ट है कंपोजिट मेडिकल हेल्थ पैकेज। इनके इनके लिए कंपोजिट मेडिकल हेल्थ पैकेज के भी सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। अंदर अंडर किस किस स्कीम से जोड़ा जाएगा इनको? पीएम जेएवाई, जन आरोग्य योजना जो है, सपोर्टिंग जेंडर रीएफर्मेशन सर्जरीज थ्रू सेलेक्टेड हॉस्पिटल्स। ठीक है, अगर सर्जरीज वगैरह करानी है तो सेलेक्टेड हॉस्पिटल्स के अंदर में इस स्कीम से जोड़कर उनके साथ ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ ई सर्विसेज भी उनको दी जाएगी नेशनल पोर्टल ऑफ हेल्थ हेल्पलाइन एंड एडवर्टाइजमेंट के रूप में। नेक्स्ट है कि कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिटेशन ऑफ पर्संस इंगेज्ड इन एक्ट ऑफ बेगिंग। दूसरे वो लोग हैं जो लोग की भीख मांगने के काम में लगे हैं, तो उनके भी रिहेबिटेशन और उनके भी डेवलपमेंट को लेकर इस स्कीम में काम किया जाएगा, विथ फोकस ऑन सर्वे एंड आइडेंटिफिकेशन, मोबिलाइजेशन, रेस्क्यू और शेल्टर होम एंड कॉम्प्रिहेंसिव सेटलमेंट। ठीक है, अदर कुछ प्रोविजन है इसके कि जैसे स्किल डेवलपमेंट या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रोवाइड किया जाएगा ताकि उसको हेल्प दिया जा सके और उनके लाइफ को जो वो लिव कर रहे हैं उसकी उनकी डिग्निटी को उसको सुधारा जा सके और इंगेज किया जा सके उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तौर पर। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे काम किया जाएगा, शुरुआत किया जाएगा उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिटेशन किस किस शहर में? तो दिल्ली में, बेंगलोर में, चेन्नई में और हैदराबाद में भी इसको पायलट प्रोजेक्ट यानी कि सबसे पहल करके इसको शुरुआत किया जाएगा। ठीक है, तो ये था स्माइल स्कीम के बारे में। तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। हर एक पॉइंट्स को मैंने डिटेल में कवर किया है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये है डेटा कलेक्शन को लेकर कलेक्शन को लेकर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा रोल आउट किया जा रहा है न्यू सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि मैंडेट होगा यानी जरूरी होगा फॉर डेटा कलेक्शन के लिए। Corporate India is mandated to furnish a comprehensive report on their CSR activities। यानी कि जो कॉर्पोरेट इंडिया है, ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर्स है, ठीक है, उनको उनके लिए मैंडेट होगा ये फर्निश करना, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार करना उनके सीएसआर एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए अंडर ए सीएसआर फॉर्म CS2 फॉर दिस पर्पस।
मूव कम्स इन द बैकड्रॉप ऑफ CSR स्पेंडिंग फॉलिंग शार्प। CSR जो है वो फॉल, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो फॉल फॉल देखने को मिला, उसमें गिरावट देखने को मिला, शार्पली बस 64% का गिरावट देखने को मिला है पैंडेमिक ईयर में 2020-21 में, कंपेयर टू ए ईयर एगो। अगर उसके कंपैरिजन में देखें तो इतना ज्यादा फॉल देखने को हमें मिला है। तो इट इज एक्सपेक्टेड टू गिव ए कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ CSR फंड्स स्पेंट एंड एक्टिविटीज कैरिड आउट। तो इससे हमें कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर एक दिखेगा CSR फंड्स को स्पेंड करने के लिए और एक्टिविटीज जो आगे हमें करना है उसके लिए। ठीक है, तो इसीलिए डेटा कलेक्शन का काम किया जाएगा इसमें। तो it will help MCA to undertake data mining and analytics so that improved politics could be rolled out। ठीक है, अबाउट CSR के बारे में अगर हम लोग जाने तो हम CSR जो यहाँ पे कर रहे हैं, तो CSR आखिर है क्या? तो ये एक इट इज ए कमिटमेंट बाय बिजनेसेस। ये हर एक बिजनेस का एक कमिटमेंट होता है टू इंटीग्रेट सोशल एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स इन देयर बिजनेस ऑपरेशन। यानी वो जो बिजनेस ऑपरेट करते हैं उसमें उन्हें सोशल इंटीग्रेशन और इन्वायरमेंट को देखकर काम करना है, ऐसा कमिटमेंट वो बिजनेस को करते हैं। ठीक है, कि वो जो बिजनेस चलाएंगे उसमें वो सोशली इंटीग्रेशन को भी ध्यान में रखेंगे और इन्वायरमेंटल कंसर्न को भी ध्यान में रखेंगे, ये वो कमिटमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये एक उनकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मार्केट को भी ध्यान में रखे, सोशली भी ध्यान दें और इन्वायरमेंटली कंसर्न भी ध्यान में रखे, यानी ऐसा एक्टिविटी ना करे जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचे। तो ये सभी कमिटमेंट्स के साथ वो बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। एंड इट रिक्वायर्स कंपनीज विथ एन नेट वर्थ ऑफ ₹500 करोड़ और मोर। यानी कि इसके लिए किस चीज की जरूरत होती है? अगर फंड के रूप में देखें तो कम से कम 500 करोड़ रुपए इसमें जरूरत, ऐसा बिजनेस जो या ऐसा कंपनी जो कि 500 करोड़ से चल रहा है या उससे ज्यादा अमाउंट से चल रहा है, तो वैसे कंपनीज के लिए ये रिक्वायरमेंट होता है। और उनका जो टर्नओवर होगा वो कम से कम 1000 करोड़ का होगा या फिर उससे ज्यादा होगा। अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो कम से 5 करोड़ या उससे ज्यादा प्रॉफिट होगा ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 years, 3 सालों में, टू स्पेंड 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट ऑन CSR एक्टिविटीज। यानी CSR एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए इतना अगर उनका इनकम है मिनिमम या इस क्राइटेरिया को वो फुलफिल कर रहे हैं, तभी वो उसके 2% को जो है वो स्पेंड करेंगे अपने जो नेट प्रॉफिट होगा CSR एक्टिविटीज में। ठीक है, गवर्नमेंट मॉनिटर करता है CSR को कंप्लेन्स थ्रू डिस्क्लोजर मेड इन MCA 21 पोर्टल। ठीक, गवर्नमेंट जो है मॉनिटर करता है इस पोर्टल के माध्यम से कि हर चीज जो है वो कमिटमेंट के तौर पर चल रही है या नहीं। ठीक है, साथ ही साथ नन कंप्लेन्स ऑफ CSR प्रोविजंस हैज बीन नोटिफाइड एज ए सिविल रॉन्ग। ठीक है, नो स्पेसिफिक टैक्स एग्जेम्पशंस हैव बीन एक्सटेंडेड टू CSR एक्सपेंडिचर। अगर लेकिन अगर CSR में आप एक्सपेंड कर रहा है कोई कंपनी, तो उसको किसी तरह के स्पेसिफिक किसी का टैक्स में कोई एग्जेम्पशंस मिल रहा है ऐसा कोई बात नहीं है। टैक्स जो है वो उनको नॉर्मली भरना है, ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उसको कोई किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। आप इतने बड़े बिजनेस चला रहे, कंपनीज चला रहे, तो आपको सोशल इंटीग्रेशन और इन्वायरमेंट कंसर्न को ध्यान में रखकर ही बिजनेस को ऑपरेट करना है। तो अगर इसके चलते आप चाहेंगे कि टैक्स में कोई एग्जम्पशंस मिले, तो ऐसे का बात नहीं है। दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ये हर एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे ये परफॉर्म करना ही है। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशंस टू फॉलोइंग फंड्स आर एडमिशेबल एज CSR एक्सपेंडिचर। ठीक है, कंट्रीब्यूशन भी होगा इस फंड का एज एडमिशेबल किया जाएगा CSR एक्सपेंडिचर के रूप में, जैसे स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा गंगा फंड या PMNRF या प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, PM केयर्स एक्सेट्रा, ये सभी चीज में एडमिशन एडमिसेबल होगा। ठीक है, तो ये था। तो इसी के लिए डेटा कलेक्शन किया जा रहा था कि फर्दर क्या इसमें कैसे काम करना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि CSR क्या है और कौन सी मिनिस्ट्री है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। ठीक है, तो आई होप ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है इंडियाज प्राइजन पॉपुलेशन। प्राइजन यानी इंडिया के जो जेल है उनकी पॉपुलेशन की बात की जा रही है, मोस्ट इन अ डिकेड। तो अंडर ट्रायल्स कंप्राइज 70 अंडर ट्रायल में है। ठीक है, यानी अभी उनको उन पर कार्रवाई चल रही है, ट्रायल के रूप में है, अभी भी उन पर मतलब कार्रवाई चल रही है, डेट्स पे डेट्स पड़ रहे हैं। तो इसी को लेकर बोला गया कि 75% जो है अभी भी इंडिया के प्राइजन में पॉपुलेशन जो ऐसे है
जो डिकेड से चल रहे हैं, यानी कि 10 साल से ऊपर से केसेस है जो अभी भी ट्रायल में, जिन पर अभी भी फाइनल फैसला नहीं हुआ है। तो अकॉर्डिंग तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की अगर देखें तो, जो कि बेस्ड है एनसीआरबी डेटा पर, तो नंबर ऑफ जो अंडर जो ट्रायल जो चल रही है रोज शार्पली इन 2020 इवन एज ए नंबर ऑफ कॉन्विक्ट्स फेल, रिजल्टिंग इन अंडर ट्रायल्स अकाउंटिंग फॉर ओवर 3/4 ऑफ ऑल दोज इन जेल। 2020 also showed a significant decline of 2.6 lakh in the number of under trial released on bail compared to 2019 due to lower access to the judiciary in the backdrop of कोविड-19 पैंडेमिक। अगर हम लोग 2019 के कंपेयर में देखें तो 2020 में जो डिक्लाइन हुआ है, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला है। 2.6 लाख जो नंबर है अंडर ट्रायल जो रिलीज हुए हैं बेल में, अगर कंपेयर करें 2019 से, तो इसका कारण है कि लो एक्सेस, क्योंकि जुडिशरी में लो एक्सेस था। ठीक है, सभी कोर्ट वगैरह बंद थे, काफी लिमिटेड लोगों के साथ जो है कोर्ट ट्रायल्स सभी चल रहे थे। कारण जो था वो कोविड-19 पैंडेमिक था, इसीलिए ऐसा डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। तो एन अंडर ट्रायल इज एन अनकन्विक्टेड प्रिजनर्स हु इज ऑन ट्रायल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ बिकॉज ऑफ हायर नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स इन इंडिया। यानी इतने ज्यादा नंबर के केसेस है जो कि ट्रायल में चल रहे हैं, अभी भी उन पर कार्रवाई चल रही है, डेट्स पे डेट चल रहे हैं, और ओवर क्राउड देखने को मिल रहा है। यानी इतने सारे केस पे केस चढ़ते जा रहे हैं, ओवर क्राउड हो रहा है, तो जिसके चलते डिलेड मेडिकल अटेंशन भी डिले हो रहा है। अनहाइजीनिक कंडीशन, यानी कि इतने ज्यादा, मतलब कि जेल में इतने ज्यादा कैदी हैं कि हाइजीन मेंटेन करना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो अनहाइजीनिक कंडीशन भी देखने को मिल रहा है। और मैल न्यूट्रिशन एक्सिस्ट इन प्राइजन, यानी खाना वगैरह भी जो उनको डाइट मिलना चाहिए, मतलब आखिर वो तो व्यक्ति है ना, वो अगर मुजरिम है लेकिन उनको उतनी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे, तो सभी चीज जो है वो सही तरीके से नहीं चल पा रही है, वो ऐसा बोल रहा है, बिकॉज जो क्राउड है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो रीजन ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स, ये रीजन क्या है कि ये जो अंडर ट्रायल में है इसका इतना ज्यादा, तो लो पॉपुलेशन और टू, मतलब कि इतना ज्यादा ट्रायल में क्यों है, केसेस जो है केसेस पर केसेस क्यों चढ़ रहे हैं, फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है सभी केसेस पर। ठीक है, पेंडिंग क्यों है अंडर ट्रायल, यानी कि सभी केसेस इतने ज्यादा पेंडिंग क्यों है, कारण क्या है। कारण है कि जो जज है ना, जज का जो रेशियो है बहुत ज्यादा कम है। यानी कि केसेस अगर मान लीजिए 1 लाख केस है, तो 1 लाख केस पर सिर्फ एक जज है, तो एक जज 1 लाख केसेस पर कितना ज्यादा फैसला दे पाएगा, कितना टाइम से दे पाएगा, सोचने वाली बात है। तो नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाना बहुत जरूरी है अगर हमें, मतलब कि केसेस को इतना ज्यादा पेंडिंग नहीं करना है तो। ठीक है, साथ ही साथ डिलेड इन्वेस्टिगेशन, यानी हर एक केस अलग है और उस पर इन्वेस्टिगेशन जो टीम है, जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो ही डिले कर देती है, सही समय पर सब चीज नहीं हो पाता है, इन्वेस्टिगेशन टाइमली नहीं हो पाता है, तो इसके चलते हुए ट्रायल पे ट्रायल होते रहता है। साथ ही साथ शॉर्टेज ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी कि जो वकील है उनकी भी कमी है। ठीक है, उनकी भी कमी है, जितने केसेस है उतने ज्यादा वकील हैं नहीं, और बहुत लोग वकील को अफोर्ड भी नहीं कर पाते, और सरकारी जो वकील है वो वैसे ही मतलब हर चीज डिले 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 ही करते रहते हैं। ठीक है, मोस्ट अंडर ट्रायल्स बीइंग पुअर, और बहुत सारे ऐसे जो जिन पर ट्रायल चल रहा होता है, या जो लोग मुजरिम होते हैं वो लोग बहुत गरीब होते हैं, तो ऐसे में वो अच्छे वकील को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो जो सरकारी वकील है वो इस तरह से हर चीज को पेश नहीं कर पाते हैं, और उनके भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो डिले होती है, तो समय पर फैसला हो नहीं पाता है, तो इसके कारण भी डिले होता है। इलिटरेट एंड बिलोंगिंग टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के हैं, इलिटरेट है, उनको ज्यादा पता नहीं है, तो उनके भी केसेस जो पेंडिंग होते हैं, वो सही समय पर सही जगह पहुंच नहीं पाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कारण है जिसके साथ अंडर ट्रायल के जो नंबर्स है वो इंक्रीज है, रीजन से ही है। ठीक है, तो मीजर्स, क्या क्या मीजर्स टेकन करने चाहिए, क्या क्या चीजें सुधारनी चाहिए जिससे ये सब सुधरे। तो फास्ट ट्रैक स्टेब्लिश करने की जरूरत है, फास्ट ट्रैक कोर्ट। साथ ही साथ ई प्रिजन प्रोजेक्ट टू इंट्रोड्यूस एफिशिएंसी इन प्रिजन मैनेजमेंट, यानी जो जेल के मैनेजमेंट के लिए ई प्राइजन, यानी इंटरनेट से, यानी ऑनलाइन ऐसे प्रोजेक्ट्स जोड़ने चाहिए ताकि जो है वो उनका मैनेजमेंट सही तरीके से हो सके। मॉडल प्रिजन मॉड्यूल 2060 प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट लीगल सर्विसेज। ठीक है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स स्कीम।
ठीक है, फ्री लीगल सर्विसेज टू अंडर ट्रायल्स बाय नालसा। तो कई सारी चीजें जिनको अगर हम फॉलो अप करेंगे तो इन सभी चीजों में सुधार हमें देखने को मिल सकता है। आई होप ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा आपको। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट को लेकर इन रिलीजियस मैटर। यानी रिलीजियस जो मैटर्स होते हैं उन पर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, क्या है ये देख लेते हैं न्यूज में कि significance of test has come to fore in the backdrop of some pre-university colleges in Karnataka refusing entry to Muslim girl students wearing hijabs or head scarves। ठीक है, यानी यानी बैकड्रॉप इस कुछ ऐसे प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है कर्नाटका में जो कि रिफ्यूज कर रहे हैं मुस्लिम गर्ल स्टूडेंट को एंट्री करने से रिफ्यूज कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिजाब पहना हुआ है। ठीक है, हिजाब क्या होता है भाई? ठीक है, देखिए ये है हिजाब, ये मैंने इंटरनेट से निकाला है तो आपको मैंने दिखाने के लिए कि ये देखिए ये हिजाब है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे टॉपिक। तो मैंने दिखा दिया आपको हिजाब क्या होता है। तो इसी हिजाब को जो मुस्लिम गर्ल स्टूडेंट ने पहन रखा था, तो वैसे स्टूडेंट्स को रिफ्यूज कर दिया गया एंट्री करने से प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज जो कर्नाटका में है उसके चलते। तो इसी के चलते जो है ये न्यूज में आया। तो ERPT डॉक्ट्रिन वाज इवॉल्व्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन सिरूर मठ केस 1954 का जो था, टू प्रोटेक्ट ओनली सच रिलीजियस प्रैक्टिसेस विच वेर एसेंशियल एंड इंटीग्रल टू रिलीजन। ठीक है, यानी जो कि वैसे एसेंशियल जो हैं रिलीजियस के तौर पर, रिलीजन के तौर पर, या रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो एसेंशियल है उन्हीं को प्रोटेक्ट, उन्हीं को फॉलो अप करना है, ऐसा इस केस में बोला गया था। ठीक है, कोर्ट हेल्ड दैट term religion will cover all rituals and practices integral to a religion and took upon the responsibility of determining essential and non-essential practices of a religion. This attempt to differentiate essential and non-essential practices was taken up in various judgment। बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स आए हैं जहां पे बताया गया है कि कौन से चीज रिलीजियस में एसेंशियल है और नॉन एसेंशियल है। तो इन 1983 का जो सुप्रीम कोर्ट का केस था, तांडवा वाज नॉट एन एसेंशियल। जो तांडवा है, ठीक है, ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है अमंग्स दोज इन आनंद मार्गिस सेक्शन के जो हैं। और इन सबरीमाला जो केस 2018 का आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट के रूल में दैट बार ऑन एंट्री ऑफ वुमेन इन द एज ऑफ ग्रुप ऑफ 10 to 50 वाज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजन। ठीक है, ये रिलीजन का पार्ट नहीं है कि 10 से 50 साल की जो उम्र औरतें हैं वो यहाँ पे एंट्री कर सकती हैं, यानी ये एसेंशियल पार्ट नहीं है। कुछ क्रिटिसिज्म भी है अगेंस्ट ERPT के। डॉक्ट्रिन हैड टेंडेड टू लीड कोर्ट इनटू एन एरिया दैट इज बियॉन्ड इट्स कॉम्पिटेंस एंड given judges power to decide purely religious questions, essentially test on the autonomy of a religious to practice one's religious belief as provided by freedom of religion। लेकिन यहाँ बोला गया कि इसमें कुछ क्रिटिसिज्म फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तौर पर जो उनके रिलीजन में बोला जाता है वो उनको अगर फॉलो अप कर रही है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पे हाईलाइट किया गया था। तो यहाँ पे जो रिफ्यूज किया गया इनको एंट्री करने से, तो इसी को लेकर न्यूज में था ये। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को लेकर ऑन किस पर, पुलिस ट्रेनिंग मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म्स टेबल्ड इन द पार्लियामेंट। ठीक है, क्या की इश्यूज है देख लेते हैं। की इश्यूज जो हाईलाइट हुए हैं कि इवन आफ्टर 15 years ऑफ मॉडल पुलिस एक्ट 2006 only 17 states have either enacted the law or amended their existing law। 15 साल हो गए हैं मॉडल पुलिस एक्ट 2006 के, लेकिन अभी भी 17 स्टेट ही ने सिर्फ इसको इनेक्ट किया है इस लॉ को, या फिर अमेंड किया है अपने एग्जिस्टिंग लॉ को। तो डिस्पाइट राइजिंग साइबर क्राइम, सेवरल स्टेट्स लाइक पंजाब, राजस्थान, गोवा डू नॉट हैव ए सिंगल साइबर क्राइम सेल। अभी भी साइबर क्राइम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, इसके बावजूद कई सारे ऐसे स्टेट्स है जहां पर अभी भी एक भी सिंगल साइबर क्राइम सेल नहीं है। पुलिस स्टेशन विदाउट टेलीफोन्स और प्रॉपर वायरलेस कनेक्टिविटी, अभी भी बहुत सारे ऐसे पुलिस स्टेशन है जहां पर टेलीफोन या फिर वायरलेस कनेक्टिविटी है ही नहीं, स्पेशली इन सेंसिटिव स्टेट में जैसे अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, यहाँ है ही नहीं।
अभी भी शॉर्टेज देखने को मिलता है ऑफ पर्सनल, यानी लोगों का मतलब जो वहां पे हाई स्ट्रेस एंड प्रेशर, पुअर एंड हाउसिंग सेटिस्फेक्शन लेवल का अभी भी शॉर्टेज देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ की रिकमेंडेशन यहाँ पे दिए गए हैं। सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर टू मेंटेन अकाउंटेबिलिटी एंड इंक्रीज पुलिस ऑटोनॉमी इन प्रोवाइडिंग क्राइम्स। यानी इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर, इसको सेपरेशन होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर से, और इन्वेस्टिगेशन से सेपरेशन होना, दोनों में सेपरेशन होना चाहिए, ताकि अकाउंटेबिलिटी जो है वो मेंटेन हो सके। और इंक्रीज होना चाहिए पुलिस के नंबर में, ताकि हर जो क्राइम है उसकी भी जो सॉल्यूशन है वो समय पर हो सके। ठीक है, इंक्रीज करने की जरूरत है। साथ ही साथ साइबर सेल जो है वो सेटअप करने की जरूरत है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, एंड मैप उसको मैपिंग साइबर क्राइम हॉटस्पॉट पर जो है फॉर क्विक डिटेक्शन ऑफ क्राइम, ताकि क्राइम जो हो रहा है उसका क्विक डिटेक्शन हो सके, पकड़ा जा सके। साथ ही क्रिएट करने की जरूरत है एक रोड मैप फॉर 33% वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पुलिस अलॉन्ग विथ एटलीस्ट वन ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन इन ईच डिस्ट्रिक्ट। यानी जो है वो कम से कम हर एक पुलिस स्टेशन में जो पुलिस के नंबर है, मेल होते हैं और फीमेल होते हैं, तो फीमेल की जो पुलिस ऑफिशियल्स के नंबर है वो कम से कम 33% होने चाहिए पुलिस स्टेशन में, या फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेपरेट वुमेन पुलिस स्टेशन होना चाहिए जहां पर सिर्फ वुमेन के केसेस ही रजिस्टर हो। ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, साथ ही साथ कंडक्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, ड्रोन टेक्नोलॉजी पर, फोरेंसिक पर, ताकि जो है मॉडर्नाइजेशन हो सके और हर एक केस को जल्द से जल्द उसको सॉल्व किया जा सके और मुजरिम पकड़े जा सके। सेपरेट ट्रेनिंग मॉड्यूल होनी चाहिए हर एक क्राइम पर ट्राइबल एरियाज में। Information in public domain about states' efforts on modernization process to create a sense of competition and put pressure on lagging states. In related news, Center has approved continuation of modernization of police forces scheme for 5 years up to 2025 to 26. Objective of modernization of police forces to reduce dependence of state governments on army and central armed forces, to control internal security and law and order situations by adequately equipping state police forces and strengthening their training infrastructure। ठीक है, तो ये था न्यूज। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्लियर हुआ होगा आपको टॉपिक। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, कुछ एक्स्ट्रा न्यूज की ओर। पहला जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को लेकर है, ये एडिशनल न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, इंडिया ने साइन किया एक एग्रीमेंट विथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ। किस चीज के लिए? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 50,000 MT ऑफ व्हीट दैट हैज बीन कमिटेड टू सेंडिंग, कहां पे भेजने के लिए? अफगानिस्तान में, एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, यानी इंसानियत के तौर पर जो है ये साइन किया गया है। ठीक है, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसके मेंबर है यूएन फैमिली, इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यूजिंग, जो कि इंसानियत के तौर पर काम करती है, यूजिंग फूड असिस्टेंट, ताकि लोगों को हेल्प हो सके और वो रिकवर हो सके फ्रॉम कन्फ्लिक्ट या फिर डिजास्टर से, या फिर इम्पैक्ट होता है जहाँ क्लाइमेट चेंज को लेकर, उसके चलते उगता नहीं है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, फूड शॉर्टेज हो सकता है। इंटायरली जो फंड है ये थ्रू वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन से किया जाता है, यानी जिसको जितनी इच्छा है वो इस पर कंट्रीब्यूट कर सकता है। जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसको अवार्ड दिया गया, एज ए नोबेल पीस प्राइज के अवार्ड भी मिला है इन 2020 में। और इन इंडिया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वर्क करता है टू इम्प्रूव सब्सिडाइज फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट है ई रूपी। ई रूपी क्या है? तो आरबीआई ने इंक्रीज किया है कैप ऑन ई रूपी वाउचर्स पर टू 1 लाख पर वाउचर फ्रॉम 10,000, 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है हर एक वाउचर पर। और अलाउ किया गया हर एक वाउचर में कि वो यूज किया जा सकता है मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, ई रूपी जो है डिजिटल वाउचर होता है, जो कि विथ ए बेनिफिशियरी, ये हर एक बेनिफिशियरी को मिलता है उनके फोन पर इन फॉर्म ऑफ एसएमएस के तौर पर या क्यूआर कोड के तौर पर, ताकि वो उनको फैसिलिटी मिल जाता है कैशलेस पेमेंट करने का वेरियस सर्विसेज में, जैसे कि डोनेशंस वगैरह में, कॉर्पोरेट गिफ्ट वाउचर्स के रूप में, एक्सेट्रा। और ये अलाउ किया जाता है हर एक यूजर को, इट अलाउ यूजर्स टू रिडीम वाउचर विदाउट ए कार्ड, एक बिना किसी कार्ड के इसको रिडीम किया जा सकता है, डिजिटल पेमेंट किया जा सकता है ऐप के थ्रू,
या फिर इंटरनेट बैंकिंग से इसको एक्सेस किया जा सकता है। इट डज नॉट रिक्वायर बेनिफिशियरी टू हैव ए बैंक, इसमें बैंक अकाउंट की होने की जरूरत नहीं है। एंड वर्क्स ऑन बेसिक फोन, और बेसिक फोन से इस पर वर्क किया जा सकता है। इसको लॉन्च किया गया था बाय नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट नेक्स्ट है नेशनल असेसमेंट एंड एक्सक्रेडिटेशन काउंसिल, ठीक है, नैक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्सक्रेडिटेशन काउंसिल। तो ये जो है कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी जो दैट हैज कंप्लीटेड इवन 1 ईयर, अपना 1 ईयर का एकेडमिक ईयर जो कंप्लीट कर लेता है ऐसा कोई यूनिवर्सिटी, उसको एलिजिबल किया जाता है कि वो अप्लाई कर सकता है फॉर प्रोविजनल एक्सक्रेडिटेशन के लिए, यानी प्रोविजनल जो कोर्सेज होते हैं उसके लिए वो अप्लाई कर सकता है अपने यहाँ, ठीक है। अनटिल नाउ अभी तक जो है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है जो कि 6 साल कम से कम पुराना हो, या फिर फ्रॉम वेयर एट लीस्ट 2 बैचेस ऑफ स्टूडेंट्स उनका ग्रेजुएट हो चुके हो, वही नैक एक्सीडेशन के लिए अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब इसको इसको फैसिलिटी को और बढ़ा दिया गया है। नैक का जो एस्टेब्लिशमेंट है ये 1994 में हुआ था एज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन के रूप में, जो इसको ग्रांट किया जाता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा, ठीक है, ऑफ यूनिवर्सिटी कमीशन। इसको इवेलुएट किया गया था इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन ऑन ए रेंज ऑफ पैरामीटर्स इंक्लूडिंग देयर गवर्नेंस स्ट्रक्चर, टीचिंग एंड लर्निंग, रिसर्च एक्सेट्रा। नैक जो है इंस्टीट्यूशन है, ग्रेड इसको रैंकिंग रेंजिंग होता है इसका A++ से C तक, ठीक है। और जिसको कि डी मिल जाता है उसको, यानी कि इसको नॉट एक्सीडेटेड, उसको एक्सीडेशन नहीं मिला है, कम से कम C, मिनिमम C और मैक्सिमम A++ तक इसको ग्रेडिंग होती है, तो उससे कम वाले को इसको एक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। ये था टॉपिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट, ईओएस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 0-04 या 04 जो है, तो इसको लॉन्च किया गया है PSLV के द्वारा, PS पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया EOS-04 को। ये एक रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो कैपेबल है प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी इमेज प्रोवाइड करने के लिए अंडर ऑल वेदर, किसी भी वेदर कंडीशन में हाई क्वालिटी इमेज ये प्रोवाइड कर सकता है। EOS जो 04 ये फोर्थ इन ए सीरीज ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये कैन बी यूज्ड to capture images for agriculture, forestry, flood mapping, soil moisture and hydrology. Earlier series of EOS including Crestosat, OceanSat, ResourceSat, ये सब है, all become etc. all become part of new EOS series, ठीक है। तो ये जो है और ज्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन है, समझ सकते हैं, ठीक है, अपडेटेड वर्जन। नेक्स्ट है मेटा मटेरियल। मेटा मटेरियल क्या है? तो मेटा मटेरियल्स एक आर्टिफिशियली स्ट्रक्चर्ड मटेरियल है जो कि यूज किया जाएगा कंट्रोल करने के लिए मैनिपुलेट लाइट को, साउंड को एंड मेनी अदर फिजिकल फेनोमेना को। ये जो प्रॉपर्टीज है इसको डिराइव करता है, या ये जो दे आर डिजाइंड सच दैट देयर प्रॉपर्टीज आर डिराइव्ड फ्रॉम देयर फिजिकल स्ट्रक्चर rather than intrinsic properties of the material from which the metamaterial is fabricated. Recently, researchers from IIT Madras have developed a special class of origami metamaterials that can be used to absorb shock. Researchers combined the Japanese art of paper flooding and the existing material of choice and flood it to obtain desired properties. नेक्स्ट है रिवर देविका। रिवर देविका रिजुविनेशन प्रोजेक्ट जो एक्सपेक्टेड है, जो कि कंप्लीट हो जाएगा जून 2022 तक, और जिसको कि बोला जाता है देविका नगरी, रिवर देविका पर है, जिसको ओरिजिनेट फ्रॉम द हिली सुधा महादेव टेम्पल इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर से। रिवर जो प्रेजेंटली अंडर इट्स सैंडी रिवर्स प्रेजेंटली रन्स अंडर इन सैंडी सरफेस एंड फ्लोज डाउन टुवर्ड्स वेस्टर्न पंजाब, मर्जेस विथ रावी रिवर, revered by Hindus as the sister of river Ganga. नेक्स्ट है पर्सनालिटी इन न्यूज। तो 2 पर्सनालिटी आज न्यूज में है। महाराजा सूरजमल जो 1707 से 1763 तक, पीएम पेड ट्रिब्यूट्स टू महाराजा सूरजमल ऑन हिज जयंती। पीएम ने ट्रिब्यूट किया महाराज सूरजमल को उनकी जयंती पर। ये रूलर थे भारतपुर डायनेस्टी के। He was the ruler of Bharatpur dynasty. He united various factions of Hindus and Muslims and kept them together.
ही कंसिडर्ड फार्मर्स एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। उन्होंने इनका जो यूनाइटेड वेरियस फैक्शंस हैं इनका, हिंदू और मुस्लिम्स ने, जिन्होंने केप्ट करके रखा है टुगेदर, इन्होंने इनका कहना था कि फार्मर जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे सोसाइटी के, और इंट्रोड्यूस किया था रिफॉर्म्स टू रेक्टिफाई वेरियस प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड बाय देम। वैल्यूज विजनरी, सेक्युलर, गुड ऑब्जर्वेंट, फाउट अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस, रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन, सुपरस्टिकेशन एंड फेसियस ग्रुप्स। नेक्स्ट है रानी अंबाका चौटवाई 15, ठीक है। गवर्नमेंट हैज रिलीज एक पिक्टोरियल बुक उन्होंने रिलीज किया गवर्नमेंट ने, ऑन इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल एज ए पार्ट ऑफ आजादी का महोत्सव के रूप में, जिसको कि नरेट किया जाएगा टेल के रूप में, रानी अंबाका, ठीक है। टेल्स ऑफ द वैल्यूर ऑफ रानी अंबाका। रानी अंबाका जो है क्वीन ऑफ उलाल है, बिलोंग टू द चौटा डायनेस्टी, हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ कोस्टल कर्नाटका। इनका कंट्रीब्यूशन रहा है रिबेल्ड अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स एंड कॉलोनाइलिज्म। सी कन्फ्रंटेड, फाउट एंड रिपीटेडली डिफीटेड द पोर्तुगीज, ठीक है। कुछ न्यूज है, प्लेसेस इन न्यूज, जैसे कि पहला है फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, कैपिटल है पालीकीर। पॉलिटिकल बाउंड्रीज अगर देखें तो सोवर्जिन आइसलैंड नेशंस इन फ्री एसोसिएशन, ठीक है। मैरीटाइम नियर बाय, मार्शल आइलैंड्स, पोला, पपुआ न्यू गिनी, ठीक है। ज्योग्राफिकल फीचर्स जो है टेरेन है, वेरी फ्रॉम हाईएस्ट माउंटेनियस आइलैंड्स टू लो कोरल एटॉल्स एंड वॉल्केनिक आउटक्रॉपिंग। क्लाइमेट जो है ट्रॉपिकल है। नेक्स्ट है सोलोमन आइलैंड, जिसका कैपिटल है होनियारा। यूएस का एम है टू काउंटर चाइना बाय ओपनिंग एम्बेसी इन सोलोमन आइलैंड्स। पॉलिटिकल बाउंड्री भी इसको कवर करता है। लोकेशन अगर देखें तो लोकेटेड इन साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, ईस्ट ऑफ पपुआ न्यू गिनी एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। Consist of 6 major islands and many small islands, atolls and reliefs. Geographical feature भी है, terrain है, mainly mountainous है, जो forest भी covered इसमें, although इसमें some and covered in forest, although in its have some extensive plains, although it has some extensive plains. क्लाइमेट जो है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। लॉन्गेस्ट रिवर जो है लुंगा रिवर है, ठीक है। पॉलिटिकल सब ज्योग्राफी मैप देख सकते हैं इसका, ठीक है। तो आई होप आज का करंट अफेयर्स का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। ये 2 दिन का करंट अफेयर्स का टॉपिक था, मैंने यहाँ कवर कर दिया है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।